हिमालय की अनंत ऊंचाइयों पर स्थित उस मायावी महल में जब परी राजकुमारी की निद्रा टूटी तो वातावरण में एक अजीब सी सुगंध व्याप्त थी। उसने अलसाई आंखों से अपने हाथों की अंजलि बनाई और जैसे ही चेहरे पर हाथ घुमाया, उसकी दृष्टि अपनी अनामिका उंगली पर थमी रह गई। वहाँ उसकी पुश्तैनी दिव्य अंगूठी नहीं थी, उसके स्थान पर एक साधारण किंतु कलात्मक मानवीय अंगूठी चमक रही थी। राजकुमारी चौंक कर खड़ी हो गई। यह किसकी धृष्टता है? कौन ऐसा साहसी मानव है जो देवताओं और दानवों के पहरे को चीरकर मेरे शयन कक्ष तक आ पहुंचा? और उसने मेरी अंगूठी चुराने के बजाय उसे बदला क्यों? उसे अचानक संजीवनी के बाग का ध्यान आया। वह नंगे पांव दौड़ती हुई बाग में पहुंची तो देखा कि वहां संजीवनी पुष्प अपने स्थान पर नहीं था। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि यह उसी रहस्यमयी मानव का काम है। राजकुमारी के मन में क्रोध से अधिक उस इंसान के प्रति जिज्ञासा जाग उठी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उस चोर को ढूंढ निकालेगी। राजकुमारी ने अपना परी रूप त्याग कर एक अत्यंत सुंदर राजकुमार का वेश धारण किया और अपना नाम रखा धीरज कुमार। वह अपने दिव्य सफेद घोड़े पर सवार होकर पृथ्वीलोक की ओर चल पड़ी। वह जानती थी कि संजीवनी पुष्प की आवश्यकता केवल किसी मरणासन्न राजा को ही हो सकती है। इसी सुराग के सहारे वह आगे बढ़ने लगी। खोज के दौरान धीरज कुमार उसी नगर में पहुंचा जहां मोहिनी देवी का भव्य महल था। मोहिनी, जो रेयांश से हारने के बाद छल कपट छोड़ चुकी थी, उसने इस नए तेजस्वी राजकुमार का स्वागत किया। मोहिनी की पारखी नजरों ने जल्द ही ताड़ लिया कि यह राजकुमार नहीं बल्कि पुरुष वेश में कोई अलौकिक सुंदरी है। जब भेद खुल गया तो परी राजकुमारी ने अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक मानव ने उसके बाग से फूल लिया और उसकी अंगूठी बदल दी। मोहिनी देवी मुस्कुराई और बोली, राजकुमारी, आप जिसे चोर समझ रही हैं, वह इस युग का सबसे महान और दयालु पुरुष है। उसका नाम रेयांश है। मोहिनी ने विस्तार से रेयांश के परोपकार, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसके दिव्य चरित्र की गाथा सुनाई। यह सुनते सुनते परी राजकुमारी का क्रोध धीरे धीरे अनुराग में बदलने लगा। उसे लगा कि वह इंसान वास्तव में उसके सम्मान के योग्य है। मोहिनी देवी और परी राजकुमारी में गहरी मित्रता हो गई। मोहिनी को रेयांश के राज्य का पता था, क्योंकि रेयांश के दोनों भाई अभी भी कागजों में उसके दास थे और उन्होंने डर के मारे अपने राज्य खुशालपुर का पता उसे बता दिया था। अगले ही दिन मोहिनी और राजकुमारी भेष बदलकर खुशालपुर की ओर निकल पड़ी। उन्होंने सामान्य पुरुष सेवक के भेष परिधान किया था। खुशालपुर पहुंचकर उन्होंने एक बूढ़ी दासी के घर में शरण ली। धीरे धीरे उन्होंने अपनी चतुराई से बूढ़ी दासी के जरिए से राजमहल में नौकरों के रूप में काम पा लिया। परी राजकुमारी अब एक साधारण पुरुष सेवक बनकर रेयांश के करीब रहने लगी। वह दिन भर रेयांश को देखती वह कैसे बिना किसी अहंकार के प्रजा की सेवा करता था, कैसे घायल पक्षियों का उपचार करता था और कैसे वन्य जीवों से बातें करता था। उसकी परोपकारी वृत्ति देख सेवक राजकुमारी का प्रेम हर बीतते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। एक दिन रेयांश जंगल में नदी किनारे सैर करने गया। उसके साथ हमेशा की तरह भोलू बंदर और पिंटू खरगोश थे। सेवक के वेश में राजकुमारी भी पीछे पीछे थी। अचानक नदी से एक सुनहरी मछली बाहर आई और रेयांश से कुछ कहने लगी। रेयांश ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार अपनी उंगली से वह परी वाली अंगूठी निकाली और उसे किनारे पर रख दिया। वह मछली के साथ नदी की गहराई में कुछ देखने चला गया। तभी सेवक राजकुमारी ने मौका पाकर किनारे पर रखी अपनी असली अंगूठी उठा ली। उसने चुपके से रेयांश की जेब में वह अंगूठी डाल दी जो रेयांश ने उसे पहनाई थी। भोलू बंदर तो अपनी उछलकूद में व्यस्त था, लेकिन चतुर पिंटू खरगोश ने यह सब देख लिया। जब भोलू बंदर दूर गया तो उस सेवक राजकुमारी ने सफेद पिंटू खरगोश के पास जाकर अपनी असलियत बताई और उससे प्रार्थना की कि वह इस राज को राज ही रहने दे। रात को जब रेयांश अपने कक्ष में विश्राम करने गया और अपने कपड़े बदलने लगा तो उसकी जेब से खनकती हुई एक अंगूठी नीचे गिरी। रेयांश ने झुककर उसे उठाया और दंग रह गया। ये वही अंगूठी थी जो वह परी राजकुमारी को पहनाकर आया था। इसका अर्थ है कि वह राजकुमारी यही है, वह सेवक, वह कोमल और नाजुक लड़का ही वह राजकुमारी है। रेयांश को सब समझ आ गया। उसने अगले दिन उस सेवक को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन राजकुमारी को आभास हो गया था कि उसका भेद खुल चुका है, इसलिए वह रातों रात महल छोड़कर चली गई। वह सीधे महर्षि कश्यप की कुटिया में पहुंची, जहां रेयांश की माता सुलक्षणा रहती थी। महर्षि ने अपने अंतर्ज्ञान से सब जान लिया था और उन्होंने राजकुमारी को अपनी शरण में ले लिया। अब वह अपने असली दिव्य रूप में वहां रहने लगी।
उधर रेयांश बेचैन था। उसने भोलू और पिंटू से पूछताछ की। भोलू ने तो अनजान बनकर कान पर हाथ रख ली, लेकिन पिंटू खरगोश की नजरें झुक गईं। रेयांश समझ गया कि पिंटू कुछ छुपा रहा है। उसने अपने गुप्तचरों, पक्षियों और वनजीवों को आदेश दिया कि उस सेवक को ढूंढ निकालो। कुछ ही घंटों में एक गौरैया ने खबर दी कि वह सुंदरी महर्षि की कुटिया में है। रेयांश तुरंत कुटिया पहुंचा। वहां उसने परी राजकुमारी को उसके वास्तविक वैभव में देखा। महर्षि कश्यप की उपस्थिति में दोनों का मिलन हुआ। महर्षि ने कहा, रेयांश, यह विवाह नीति ने बहुत पहले ही तय कर दिया था। विधि विधान के साथ रेयांश और परी राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद रेयांश ने मोहिनी देवी के त्याग और उसकी सहायता को सम्मान देने के लिए उससे भी विवाह कर लिया। रेयांश के कहने पर मोहिनी ने यह राज गुप्त रखा कि उसके दोनों भाई विक्रम और अजय वास्तव में उसके दास बन चुके थे। रेयांश नहीं चाहता था कि उसके भाइयों का अपमान हो। वह चाहता था कि वे अपने भीतर के अहंकार को स्वयं मारे। पूरे खुशालपुर को सजाया गया। महाराज हर्षवर्धन ने अपनी आंखों से अपने प्रतापी पुत्र का वैभव देखा। उस महात्मा की भविष्यवाणी पूरी हुई। रेयांश एक विशाल भूभाग का स्वामी बना, जिसकी सत्ता में देव और दानव दोनों का सहयोग था। रेयांश ने न्याय और धर्म के साथ शासन किया। उसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। उसके दोनों भाई धीरे धीरे सुधर गए और रेयांश के प्रति नतमस्तक रहे। मोहिनी देवी और परी राजकुमारी के साथ रेयांश ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसे खुशालपुर के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। परहित और करुणा की जीत हुई और भाग्य का लिखा सच होकर रहा। दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, साझा और फॉलो करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।